अब जब इस तरह की एक स्लैंडर कैंपेन चलने लगा एक भारतीय कंपनी के बारे में, तो फिर उनके एमडी को, जो कृष्णा एला है भारत बायोटेक के एमडी, उन्हें आना पड़ता है सामने और तब वो एक एक करके सारी बातें बताते हैं कि कैसे एक भारतीय कंपनी को नीचा दिखाने के और राइट ऑफ करने के, डिसमिस करने का ये कैंपेन चल रहा है। और उन्होंने तब बताया, सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके पूरे परिवार में कोई भी नेता नहीं है, राजनीतिक पार्टी से कहीं भी नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि भारतीय कंपनियों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति रही है और यहाँ पे इमरजेंसी में जो लाइसेंस दिया गया है यूज के लिए, वो बहुत ही एक सामान्य प्रक्रिया है। इमरजेंसी में कब हम देते हैं लाइसेंस, और उसमें बोला गया कि एफिकेसी डेटा जो है वो नहीं। एफिकेसी डेटा क्या होता है? एफिकेसी डेटा होता है कि इस वैक्सीन का प्रभाव जो है वो कैसा रहेगा, कब तक रहेगा, इस तरह की चीज़ होती है। और दूसरा, जब वैक्सीन डेवलप होता है तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन डेटा होता है कि ये जो है सही कितने लोगों को कर रही है, इम्यून कितने लोगों को बना रही है और कितने समय तक के लिए बना रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपके पास ये प्रूव करने के लिए हो कि हमने इतने लोगों पे ट्रायल किया है, वॉलंटियर्स थे, लगभग 22,500 लोगों पे कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है और उसमें से आधा दिया जाता है प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है कि आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो पानी है या जो भी है, वो हो सकता है अगर गोली होती है तो गोली अगर होगी तो वो सिर्फ चीनी का एक शुगर का टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक प्लेसिबो होता है और एक होता है एक्चुअल में दवा। फिर रिकॉर्ड देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्लेसिबो वाले भी ठीक हो रहे हैं, ये भी ठीक हो रहे हैं या दोनों को नुकसान हो रहा है। फिर ये एक तरीका है इवेलुएट करने का, ताकि आपका रिजल्ट बायस्ड ना हो किसी तरह से। तो उसमें ये देखा जाता है कि जितने लोगों को दिया गया वो सेफ है कि नहीं। सबसे पहली आवश्यकता होती है बायो सेफ्टी, उसको बोला जाता है BS। बायो सेफ्टी का लेवल होता है 1, 2 और 3 होता है। उसमें BS3 जो है, BSL3, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्शन की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन जिसने बनाई है भारत बायोटेक के पास है। पूरे दुनिया में US, चाइना, जापान, UK किसी के पास नहीं, सिर्फ एक कंपनी बना सकती है और वो किसी भी वैश्विक महामारी में तुरंत जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेबल है। कुछ लोग ये भी उठा रहे थे सवाल कि क्या हमारे पास उतने डोज तैयार करने की कैपेसिटी है। तो जो बात आप नहीं जानते हैं उसके बेस पे जो है मिस इन्फॉर्मेशन तो कम से कम मत फैलाइए। तो एफिकेसी डेटा होता है कि लंबे समय तक इसका प्रभाव कब तक रहेगा या जो भी है। इमरजेंसी यूज में क्यों अलाउ करते हैं बिना एफिकेसी डेटा को देखते हुए। और यही बात भारत के टॉप वायरोलॉजिस्ट जो जैकब जोन हैं, वो जो हैं ICMR जो है उसी के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, तो उन्होंने भी यही बात बताया। उन्होंने बताया कि एफिकेसी डेटा लॉन्ग रन में वो कितना प्रभाव करेगा ये अलग बात है। चीन ने, रूस ने एफिकेसी डेटा को इग्नोर किया। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डायरेक्ट जिन्हें टच में जाना ही है कोविड पेशेंट्स के, तो उनको हम बचाएंगे कैसे? तो प्रोटेक्शन अगर आप तुरंत नहीं देते हैं इमरजेंसी में, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कि एस्ट्राजेनेका के मेडिसिन लेने के बाद 2-3 लोगों को ये प्रभाव दिखाया गया कि उनके न्यूरल जो है, उनका जो तंत्रिका तंत्र है उस पर कुछ प्रभाव हो रहा है, लेकिन सबको नहीं वो भी हुआ। हालांकि वो सिर्फ 1600 लोगों पे वो ट्रायल हुआ है, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 ही लोगों पे आना बताता है कि हो सकता है कि नर्वस सिस्टम पे दूसरे और भी कारणों से उनको हो सकता है कोई और रोग हो पहले से, उसके कारण जो है एग्रेवेट हो रहा हो, ना कि वैक्सीन के कारण हो रहा। ये सारी बातें भी हैं। तो अगर वो सेफ है पूरी तरह से, तो इमरजेंसी यूज में मान लीजिए कि एफिकेसी उसकी नहीं है उपलब्ध हमारे पास कि ये कितने दिनों तक लोग को पे प्रभाव रहेगा, तो उस स्थिति में ऐसा आम लोगों के लिए अगर हम दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आम लोग अगर मान लीजिए बाजार से वो वैक्सीन खरीद के लगा रहा है और हो सकता है कि उसका प्रभाव जो है मात्र 1 महीने रहे, दोबारा उसको हो सकता है। टीकाकरण जो होता है उसमें यह होता है कि आपके भीतर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है कि दोबारा आपको नहीं हो। जैसे चेचक का टीका लगाते थे तो आगे कभी नहीं होगा, टीबी का आपने लगाया तो आगे कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके भीतर उस वायरस को लेके या उस बैक्टीरिया को लेके आपके भीतर जो है एक इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो जाती है।
वैक्सीन का यही काम होता है। लेकिन जब इमरजेंसी यूज में हम वैक्सीन के इस्तेमाल की बात करते हैं तो वही भारत बायोटेक के एमडी जो है कृष्णा एल्ला, वो बताते हैं हमें कि इमरजेंसी यूज में हमारा जो है, हमारा पहला काम होता है कि हम प्रोटेक्शन दे सकते, इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं कि नहीं, बिना किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट के। तो कोवैक्सीन जो है वो इस मामले में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आई है और उसके लिए डेटा उपलब्ध है। वो बताते हैं कि ट्रायल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 12 और देशों में हुआ है, जिसमें श्रीलंका है, नेपाल है, ब्रिटेन है। अलग अलग जगह के लोगों पे हुआ है जिनकी इम्यूनिटी अलग होती है, सामाजिक संरचना अलग है, उनके खाने पीने का, जीवन शैली उनकी अलग है। तो डेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कहीं और पे किया किसी दूसरे देश में और यहाँ पे लाके जो है हम उसके डेटा को अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक उस तरह की चीज़ नहीं है। तो इम्यूनाइजेशन का डेटा है इनके पास कि इनके वैक्सीन देने के बाद कितनी इम्यूनिटी बढ़ी है या कितनी रही है, क्या उसको दोबारा हो रहा है या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इस तरह की बातें। और उसके बाद रेगुलेटर्स बैठते हैं घंटों और शायद दिनों, ये लगातार इस पर चर्चा होती है एक्सपर्ट्स के बीच में, और तब जाके इस वैक्सीन को जो है अप्रूवल मिलता है। कंपनी के बारे में जब कंपनी पे अटैक होने लगा तो उन्हें बोलना पड़ा कि हम जो है सिर्फ हमारे नाम में भारत बायोटेक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई छोटी मोटी लोकल कंपनी है। 123 देशों में वैक्सीन बनाती है और वहाँ पे इसका वैक्सीन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी और भारत के लिए गौरव का विषय है कि हमारे पास ऐसी कंपनी हमारे देश में जो वैश्विक स्तर पे दावा करती है कि हमसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी या उस लेवल का BSL 3 के स्तर की प्रोडक्शन फैसिलिटी पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं है। डेटा का अभाव और पारदर्शिता की कमी के बारे में बताया गया। तो उन्होंने बताया कि 70 शोध पत्र जो है, रिसर्च पेपर्स, अलग अलग और बहुत ही ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स जो होते हैं उनमें छप चुके हैं और इंटरनेट पे उपलब्ध है। जिनको देखना है और जिनको इस बात की समझ है तो वो लोग जाकर देखें। और उसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि सरकार में हमने जो है पैसा कमाने के लिए कुछ लोगों को पैसा खिला दिया और जो है अप्रूवल तुरंत ले लिया। ये कोई सड़क नहीं बन रही है, ये करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके लिए अप्रूवल लिया जा रहा है। तो इस पे भी जो जैकब जॉन है उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा तो है नहीं कि 5 लोग बैठे और उन्होंने रेगुलेटर अनुमति देता है लेकिन रेगुलेटर अप्रूवल नहीं देता। अप्रूवल आती है जो कमिटी होती है, एक्सपर्ट्स की कमिटी होती है, वो प्रोज एंड कॉन्स, इसका नकारात्मक असर क्या है, सकारात्मक क्या है, फिर देखते हैं कि इसमें नैतिकता क्या कहती है कि क्या हम एक व्यक्ति को मर जाने दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वैक्सीन को अप्रूवल देने का सामान्य इस्तेमाल के लिए उसके लिए हमें 1.5 साल चाहिए कम से कम। फिर हमें देखना होता है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट आए हैं उसमें ये इफ़ेक्टिव है, उसके प्रभाव को कम करता है या उसको रोकता है, तो हम जान बचाने के लिए दे नहीं सकते हैं क्या, रेस्ट्रिक्टेड यूजेज में। और वो तय कौन करेगा कि किसको मिलना चाहिए? वो सरकार भी तय नहीं करती, वो डॉक्टर तय करेगा। उसमें देखा जाए कि किसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं, फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको दें या हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं हमारे, उनको दें, जिनका सबसे पहला कांटेक्ट होता रहता है लगातार, जो पैरामेडिक्स हैं या आपके पुलिसकर्मी हैं जो इन सारी चीज़ों में, पूरे ड्राइव में, पूरे कैंपेन में ये लगातार लगे रहें, तो उनको दिया जाए जिनकी मॉर्बिडिटी है, मतलब वो 50 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके मरने के चांसेस जो हैं ज़्यादा है अगर उसको नहीं दिया जाए। तो ये सब जो है अनुमान लगाया जाता है, तौला जाता है इन सब चीज़ों को, और उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए या इमरजेंसी यूज के लिए उसको दिया जाता है। जहाँ तक इमरजेंसी यूज की बात है तो कृष्णा एल्ला बताते हैं कि मर्क कंपनी की इबोला की एक वैक्सीन थी, उसमें ह्यूमन ट्रायल हो ही नहीं पाया और शायद अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो लाइबेरिया हो और गिनी हो, दोनों जगहों पे इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी, क्योंकि एक इमरजेंसी थी, लोग मर रहे थे और हमारे पास एफिकेसी डेटा हो या ना हो, अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो हम जो है उसके इमरजेंसी यूज की अनुमति दे सकते हैं। 2 करोड़ डोज तैयार हैं भारत बायोटेक के, और उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 हैदराबाद में फैसिलिटी हैं और 1 बेंगलुरु में है, और हम 70 करोड़ डोज तुरंत तैयार करने की क्षमता रखते हैं। 70 करोड़ का मतलब आप जानते हैं 700 मिलियन, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें 2 अमेरिका जो है एक साथ जो है गायब हो जाएगा। तो
ये है प्रोडक्शन कैपेसिटी। और आपको गौरव का अनुभव होना चाहिए कि भारत की एक कंपनी विश्व में नेतृत्व कर रही है, सबसे आगे है इस मामले में, और वो एक वैक्सीन बना रही है। और बाकी उन्होंने कहा कि लाने ले जाने में लॉजिस्टिक्स की समस्या है, कैसे देंगे, उसके लिए ड्राई रन्स भी हो रहे हैं। 2 जनवरी को शायद जो हुआ है, कई राज्यों के कई जिलों में हुआ है कि किस तरह से दिया जाएगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है, और ये लोग भी कैसे वैक्सीन के वायल्स जो हैं वो लगातार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे समय में जबकि जो है मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है, क्या क्या चीज़ चलाई जा सकती है, इतना मतलब वैक्सीन आ रहा है तो उसका एक रख रखाव का अलग मैनेज करने का तरीका होता है। वहाँ से आएगी, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, इसको भी फिगर आउट करने में समय लगेगा। वैक्सीन शुरुआत में उन्होंने कहा कि थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वो जो है सस्ती होती जाएगी। सरकार ने 1-2 बार कहा भी है कि फ्री में जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके लिए फ्री में भी उपलब्ध होगा, और खुले बाज़ार में भी वैक्सीन को जब आम लोगों के प्रयोग की अनुमति मिल जाएगी, जब पूरा ह्यूमन ट्रायल और बाकी जो ये अभी इमरजेंसी यूज के लिए है, तो उसके लिए सरकार देगी।